कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग के बेस पे डे और नाइट के टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज हमने सीखी थी। ठीक है, तो आज हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको करते हैं और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपका फिनिश हो जाएगा। सो टुडेज टॉपिक इज रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, तो रोलिंग मोशन देखते हैं। तो रोलिंग मोशन, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। रोलिंग मोशन में क्या है कि बॉडी जब रोल कर रही है तो उसमें जो मोशन शो हो रहा है उसको हम रोलिंग मोशन कह रहे हैं। अब देखो, जब बॉडी रोल कर रही होती है तो उसमें पार्टिकल्स, क्योंकि यहाँ सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात हो रही है, तो यहाँ पार्टिकल्स दो तरीके से मूव करते हैं। जैसे कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं, वो तो अगर बॉडी रोल कर रही है तो सेंटर ऑफ मास तो हमेशा ऐसे ही मूव करेगा, यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन शो करेगा। और जो बाकी पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेगा, एंगुलर मोशन शो करेगा। तो मतलब जब रोलिंग मोशन होता है यानी बॉडी रोल कर रहा होता है तो उस समय बॉडी दो तरीके के मोशन को शो करता है, एक ट्रांसलेशनल मोशन, एक रोटेशनल मोशन। ठीक है, सो बेसिकली रोलिंग इज इक्वल टू रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। तो रोलिंग मोशन क्या है? रोलिंग मोशन कैन बी रिगार्डेड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशन, जैसे कि मैंने कहा। तो डेफिनेशन लिख लीजिए। रोलिंग मोशन, rolling motion, rolling motion can be regarded as the combination of rolling motion can be regarded as the combination of pure rotation, and pure translational, and pure translation. ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब रोलिंग मोशन और में आपको पता है कि जो रोलिंग मोशन हो गया वो बेसिकली क्या हो गया, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो अब मोशन है तो मोशन के अंदर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। किसकी बात करेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है, वो बेसिकली क्या होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगी। ठीक है, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ाया आपने? हाफ एम वी स्क्वायर। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाया। अब अगर इसका फाइनल अगर हम देखना चाहें तो फाइनल दो तरीके से देखा जा सकता है। जैसे कि अगर आप देखो कि v इज इक्वल टू क्या होता है, हम यहाँ दो रिलेशन यूज कर सकते हैं एज v इज इक्वल टू आर ओमेगा एक बार। ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और एक बार हम यूज कर सकते, एक ये भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा i इज इक्वल टू हमने पढ़ा है एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन में हमने पढ़ा है i इज इक्वल टू क्या होता है, एम के स्क्वायर। जब पूरी बॉडी का केस हम देखते हैं एक साथ तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एम के स्क्वायर। यानी जब भी हमें सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम एम के स्क्वायर लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर इसका यूज करें तो हमारे पास रिलेशन में क्या चेंज आता है, तो देखो अगर हम चेंज लाना चाहें रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, तो v की जगह अगर मैं पुट करूं हाफ एम, v की जगह आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह आ जाएगा एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो कॉमन क्या लिया सकता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर।
तो ये एक रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। यानी कि अगर आपको मास गिवन है और एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है और रेडियस ऑफ गायरेशन गिवन है, तो इस बेस पे आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हैं, देखो अगेन दूसरा हम यूज कर सकते हैं जैसे कि रोलिंग काइनेटिक एनर्जी जो है वो है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह पर रख दिया एम के स्क्वायर, और ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ से क्या बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ से बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। ओमेगा इज इक्वल टू क्या बन गया, वी बाय आर। तो ओमेगा स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो आपने कॉमन ले लिया हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये क्या आ गई, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें क्या हो गया कि ये रोलिंग काइनेटिक एनर्जी आ गई जब आपके पास लीनियर वेलोसिटी है। देखो यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है। अगर आपको लीनियर वेलोसिटी गिवन है तो आप ये करोगे, आपका एंगुलर वेलोसिटी गिवन है तो आप ये लोगे। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। आप कैसे कर सकते हो, देखो के कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि अभी के बड़ा कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगा कि के कैसे निकाले। तो के निकालने का तरीका है, जैसे मान लो कि ये तो मैंने ले लिया कि रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, दैट मीन्स किसी भी बॉडी, एनी बॉडी, कोई भी बॉडी हो सकती है। अभी मैं बॉडी डिफाइन कर दूं लाइक कि मैं बोल दूं डिस्क। ठीक है, कि हमको डिस्क का रोलिंग काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो मान लीजिए ये डिस्क है, तो डिस्क का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या निकाला था, वो निकाला था एम आर स्क्वायर बाय 2 डिस्क का, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, हमने डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था बाय अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और फिजिकल मैथमेटिकल टूल के बेस पे हमने निकाला था एम आर स्क्वायर बाय 2। और आई इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, एम के स्क्वायर। तो ये हो गया एम के स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाय 2, एम से एम कैंसिल, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, आर स्क्वायर बाय 2। तो इस तरीके से हम मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन को निकालते हैं। किसी भी बॉडी का निकाला सकता है। अभी रिंग को बोलेंगे तो रिंग का हम लिख देंगे और साथ में एम के स्क्वायर रख देंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। सिलेंडर का मैंने बोला था एनसीईआरटी में एक चार्ट है उस सिलेंडर, उसको या लर्न करना है आपको। तो उसमें सिलेंडर का है, सॉलिड स्फीयर का है, होलो सिलेंडर का है, डिस्क, रिंग, इन सब का है। तो वो एक चार्ट आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, तो उसके बेस पे हम रेडियस ऑफ गायरेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो और फिर फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हो। के की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे के स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर बाय 2 कट करोगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 1/2 प्लस 1 3/2 और 3/2 यानी 4, 3/4 एम वी स्क्वायर, फिर वो जो वैल्यू है वो रख दोगे। ठीक है, ये चीज हुई। बात समझ में आई आप तीनों को, करुणा, प्रकृति, सुमन? यस सर। यस सर। तो अगर समझ में आ गया तो इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जब हो जाए तो बता देना। आप दोनों आ जाओगे, करुणा और सुमन, क्लास के लिए? यस सर। यस सर। बड़े एक्साइटेड लग रहे हो। सर साइड प्लीज। सर क्लास 6:30 पे है ना? हाँ जी, 6:30 पे है। ओके सर।
प्रकृति अभी वो इवनिंग वाली क्लासेस अभी कंटिन्यू करनी है, कभी अभी रहने देना है? सर कल से करेंगे, कल इंग्लिश का, उसके बाद से लास्ट फिजिक्स ही है, तो कल से कर। ओके ओके। सर डन। Sir, done. डन प्रकृति? ओके, तो ये चीज आपने कर ली। नाउ अब हम केस करेंगे मोशन ऑफ अ पॉइंट मास टाइड टू अ स्प्रिंग वाउंड ओवर अ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो केस करते हैं इसको जरा। तो टॉपिक है मोशन ऑफ अ पॉइंट मास tied to a string wound over solid cylinder। ठीक है, दैट मीन्स कि ये एक सिलेंडर है और
और इस पे क्या करा गया है कि एक धागे से इसे लपेट के इस तरीके से ऐसे एक पॉइंट मास को टाई किया गया है। ये मास m है, ठीक है, पॉइंट मास है m, और इस पॉइंट मास को टाई किया हुआ है जिसमें ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, ट्रायंगुलर एक्सेलरेशन से। तो कंसीडर सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, ये लिख लो, ये लाइन लिख लो, ये डायग्राम बना के लाइन लिख लो। कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, कैपिटल M, and radius capital R, and radius capital R. सर एक और बोल दो। Consider a solid cylinder of mass m. Consider a solid cylinder of mass m, capital M, and radius capital R, mounted symmetrically on a horizontal axis solid cylinder, या यूं लिखो, हाँ ठीक है, horizontal axle लिख दो, horizontal axle, so that it is free to rotate, about its axis, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे केस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि बहुत चीजें निकालनी है, जैसे कि अगर ये माउंटेड है तो ये फ्री टू रोटेट है, मतलब कि अगर ये मास नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये घूमेगा सिलेंडर, ठीक है। तो नीचे की तरफ आएगा तो ये नीचे इसका क्या होगा, वेट mg, ऊपर स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन, बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब इसमें निकालना क्या है हमें, एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट मास। तो फर्स्ट पॉइंट हम निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट मास, ठीक है। तो हमें पॉइंट मास का एक्सेलरेशन निकालना है। तो फ्रॉम फिगर अगर हम देखें, हमने फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा है, तो जिसकी तरफ एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव और जिसकी तरफ एक्सेलरेशन नहीं होता है वो नेगेटिव, और इक्वल टू में क्या आ जाता है, ma, यानी कि mg माइनस t इज इक्वल टू ma। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये कैसे आया, ये समझ में आया? हाँ जी, करुणा सुमन। यस सर। ये हमने 5th चैप्टर में पढ़ा है, और आप लोग कहाँ तक पहुंचे अभी तक? सर मेरा 4th कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, तो कैसे होगा, एक्सेलरेशन जिसकी तरफ वो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन जिसकी तरफ नहीं है वो नेगेटिव, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ma। ये हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, ठीक है। लेट फिर हम मान लेते हैं कि इफ I बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, if I be the moment of inertia of cylinder about axis, तो हमारे पास जो टेंशन है, जैसे कि अगर इसका मैं ये वाला पोर्शन बनाऊं, जैसे कि ये सिलेंडर है, तो इसको अगर ऐसे रखूं तो ये वाला जो पोर्शन होता है, इसमें एक अलग से डायग्राम हम बनाते हैं, दैट इज ये सिलेंडर का ये वाला पोर्शन हो गया जिसमें थ्रेड इस तरीके से आर्क किया, ये पॉइंट मास है, ठीक है। तो ये टेंशन हो गया, तो ये भी टेंशन हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन हो गया, और ये टेंशन हो गया, और इसका आर। हाँ जी सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, क्या समझाया समझ में नहीं आया। मैंने बोला कि हमने यहाँ तक ये सिलेंडर है, सिलेंडर पे आपने क्या कहते हैं थ्रेड को माउंट कर रखा है, और इसको पॉइंट मास को
ऐसे हैंग कर रखा है, तो ये क्या होगा कि नीचे ये फ्री टू रोटेट है, तो ये मास जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो सिलेंडर है ये रोटेट करेगा, तो इसका वेट होगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और थ्रेड में स्ट्रिंग में जो होगा वो टेंशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट मास, यानी कि हमें ये a निकालना है इस पॉइंट का, इस मास का। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम का यूज किया है। फ्री बॉडी डायग्राम हमने 5th चैप्टर में सीखा है। फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं उनको बनाओ और उनको बैलेंस या जो भी तरीका हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग बना दो। अब तरीका क्या है? तरीका ये है कि जिस तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है उसको पॉजिटिव लेते हैं, जिस तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं होती उसको नेगेटिव लेते हैं, और इक्वल टू में एम में रख देते हैं अगर एक्सेलरेशन वहां पे है तो। जैसे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो mg की तरफ एक्सेलरेशन है तो mg पॉजिटिव हो गया, t की तरफ एक्सेलरेशन नहीं है तो t नेगेटिव हो गया, और इक्वल टू में क्या आ गया ma। तो ये इक्वेशन हमने बनाई है। क्लियर है बात यहाँ तक? यस सर। उसके बाद मैंने बोला कि ये जो सिलेंडर है जिसके ऊपर हमने माउंट कर रखा है उस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने मान लिया I। ठीक है, कि एक्सिस के अबाउट जब रोटेट कर रहा है। यस और सर। हमने बोला कि ये सिलेंडर अगर जैसे मार्कर सिलेंडर है तो उसका ये वाला जो पोर्शन है वो मैंने ये ड्रॉ किया है, तो उसमें ये थ्रेड माउंटेड है तो थ्रेड ये आया जिसमें मास m है, और ये टेंशन लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में भी टेंशन लगेगा, और ये रेडियस होगा। तो देखो टेंशन क्या होता है? एक टाइप का फोर्स होता है, तो फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? आप बताएं, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? कौन बताएगा? प्रकृति, करुणा, सुमन, सर पोस्ट हो गई। क्या होता है? क्या होता है? टॉर्क होता है। कोई नहीं बोल रहा। टॉर्क होता है। क्या होता है? टॉर्क होता है, टाउ। तो आप अगर देखोगे तो अल्फा अबाउट एक्सिस विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के बेस पे रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपको दिखेगा इस फिगर के अकॉर्डिंग, तो आप देखोगे कि टाउ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका? टी इंटू में आर। टाउ इज इक्वल टू क्या बन गया? टी इंटू में आर। और टाउ इज इक्वल टू टी इंटू में आर है तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा भी होता है। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा भी होता है। दोनों को इक्वेट करोगे फ्रॉम 1 and 2, तो आई अल्फा इज इक्वल टू मिल गया टी आर। आई अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल गया? टी आर। और अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? ए बाय आर। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? ए बाय आर। तो ए बाय आर इज इक्वल टू टी आर। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया? टी आर स्क्वायर बाय आई। ये क्या आया? ए की वैल्यू। ठीक है, ये किसकी वैल्यू? अच्छा, ए की वैल्यू यहाँ से भी आ सकती है, या फिर हमें टेंशन तो चाहिए नहीं, तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो। छोड़ो, तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? आई ए बाय आर स्क्वायर। क्या आ गया? आई ए बाय आर स्क्वायर। ये टेंशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन किस में पुट कर दें? इसको उल्टा कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 4, 2 3 2 3 और इसको 1 कर दो। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, तो आपको क्या मिल जाएगा? mg माइनस टी की जगह पे आप पुट कर दोगे आई ए बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम। ठीक है, इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से अगर आप देखो तो आप इसको साइड लेके जाओगे तो एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस आई ए बाय आर स्क्वायर, और ए को कॉमन लोगे, ए को कॉमन लोगे तो m प्लस आई बाय आर स्क्वायर इंटू में a। तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? mg अपॉन में m प्लस mg अपॉन में m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। ये आपको क्या मिल गया? एक्सेलरेशन। ठीक है,
क्या मिल गया, ये आपको एक्सेलरेशन मिल गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, समझे। इसके तरीके क्या हो गया, इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, जहां पे m है मास ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, R रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। उसके बाद आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके बाद क्या आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालोगे, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, a बाय आर। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, a बाय आर, और a आप कैलकुलेट कर चुके हो। ठीक है, a क्या कर चुके हो, कैलकुलेट कर चुके हो। तो सिंपल सा क्या है, a की वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की जगह पे mg अपॉन में m प्लस आई बाय आर स्क्वायर इंटू में r। ये आपका आ गया एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप टेंशन भी निकाला जा सकता है, जैसे कि ए की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ठीक है, तो टेंशन के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब इसी के आगे इक्वेट करके आप टेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहीं से हेड पर एक्सीलरेशन आ गया तो इसी इक्वेशन का यूज करके आप टेंशन निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट इसका है, टेंशन के लिए आप इक्वेशन, अभी एक टॉपिक करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे इसको सॉल्व कर देखूंगा कितना सॉल्व कर, वो खत्म कर लें तो उसके साथ चैप्टर फिनिश हो जाएगा। टेंशन जो है ये आप मेरे को अभी निकाल के दिखाओगे, अभी टॉपिक खत्म करने के बाद। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट एक टेंशन डाल के रखना, जो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट करके टी की वैल्यू सॉल्व करनी है। हिंट भी दे दिया है।
कर लिया नोट? यस सर। तो नो सर। करिए, जल्दी करिए। सर डन। डन। ये वाला पार्ट तो कर ही लिया होगा। डन सर। डन। तो देखो क्या है कि अब हम जो कर रहे हैं टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रोलिंग डाउन विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, विदाउट स्लिपिंग निकाल रहे हैं, विदाउट स्लिपिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट h। ठीक है, तो मतलब कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसकी हाइट h है और इस पे एक बॉडी रोल करके नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये हमें पहला पार्ट, इसमें अगर हम देखें कि वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट पॉइंट हम मान लेते हैं। तो देखो, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लॉस तो होती नहीं है। तो जब बॉडी को आपने इस हाइट पे रखा हुआ था तो उसके पास क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो इसके पास अभी क्या है? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आपने रिलीज किया, बॉडी रोल करके नीचे आने लगी। तो जब बॉडी रोल करके नीचे आ जाएगी इस पॉइंट पे, तो उस टाइम पे उसके पास वेलोसिटी होगी, यानी कि एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हाइट से वो बिल्कुल जीरो पे आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी। बट कौन सी काइनेटिक एनर्जी में? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, क्या ये यूं लिख लीजिए, अगर ये ए बी और सी है तो एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। तो एनर्जी ए पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, और बी पे क्या है? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, है ना, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? mgh। और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का क्या पढ़ा है अभी? फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है v के फॉर्म में, दैट इज 1/mv², 1 + k²/r²। ठीक है, तो आपने देखा कि m से m कैंसिल, और आपको क्या निकालना है? v निकालना है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू हो जाएगा 2gh, 2 ऊपर चला गया gh, और अपॉन में आ गया 1 + k²/r²। ठीक है, और v निकालना है तो क्या हो जाएगा? √2gh अपॉन में 1 + k²/r²। ये क्या आ गई? वेलोसिटी ऑफ बॉडी रोलिंग डाउन। ठीक है, क्लियर है बात ये? यस सर। क्या हो प्रगति, तबीयत खराब है? नहीं सर। डल डल साउंड कर रहे हो आप। नहीं टायर्ड हो गए हैं, थक गए पढ़ पढ़ के। सर, एक हफ्ते से चल रहा है टेस्ट लगातार। ऐसे ही होता है, बड़ी क्लास हो गई ना, अब ऐसे ही होगा। करुणा सुमन जी, समझ में आया? यस सर। तो ये तो आपने निकाला क्या? वेलोसिटी, जब बॉडी रोल करके नीचे आ रही है। अब यही हम निकालेंगे इसी में एक्सेलरेशन। क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो
दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं एक्सेलरेशन, ए निकालना है। तो सेम केस है वही, विदाउट स्लिपिंग वाला, रोलिंग डाउन करके बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, हाइट h है, एंगल थीटा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगी l। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि एज, अगर हम पता है हमें कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 2as, v इज इक्वल टू v माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 2as। बॉडी जब इनिशियल पॉइंट पे थी, हाइट कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए हमने सेकंड पॉइंट में एक्सेलरेशन निकाला है। एक्सेलरेशन में हमारे पास बॉडी है जो हाइट h पे है, हमने ले लिया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर हमने अभी कैलकुलेट किया है 2gh अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी। u इनिशियल बॉडी की स्पीड जो है वो 0 है, और डिस्प्लेसमेंट उसने जो ट्रेवल किया है वो l है। ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं ट्राइंगल में, तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और l इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा h बाय sin थीटा। वैल्यू पुट करेंगे तो 2gh अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू में h बाय साइन थीटा। 2 और h से 2 और h कैंसिल होते हैं, तो हमें a इज इक्वल टू मिल जाता है g साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और ये आ गई बॉडी की एक्सेलरेशन when body rolling down from the inclined plane of angle theta of height h without slipping. हो सकता है जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें इसके करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, तो वो भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है। दोनों मेथड में से आपको जो इजी मेथड लगेगा, वैसे तो इजी यही लगेगा, वो थोड़ा जो अभी हमने बाउंड वाला सिलेंडर वाला केस किया था उसी से थोड़ा रिलेटेबल है, बट आपको इजी यही लगेगा, उससे इजी तो यही है, ठीक है। तो मेथड कई सारे हो सकते हैं, बस बात यह है कि सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, और आंसर्स आने चाहिए, बाकी कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब से आप लोगों की संडे को भी क्लास हुआ करेगी, तो अब ध्यान रखें, क्योंकि आप लोगों को सिलेबस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत कम हो पा रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। डन सर। सर डन। डन, ओके। तो डन देन मैंने बोला था कि एक हम थर्ड पॉइंट करेंगे जिसमें टेंशन निकालना होता है, तो आप मेरे को टेंशन निकाल के दिखाओ, उसमें वैल्यू पुट करके दिखाओ। मैंने बोला था कि गैप छोड़ देना। देन हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, पढ़ते हैं। टेंशन निकालना है तो टेंशन आप कई तरीके से निकाल सकते हो, या तो जो टेंशन हमने पहली इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, दैट इज mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, उसमें पुट करके निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमने एक t के लिए इक्वेशन सॉल्व करी थी, t इज इक्वल टू आई ए बाय आर स्क्वायर, t इज इक्वल टू आई ए बाय आर स्क्वायर, जिसको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया था, तो वहां से भी निकाला जा सकता है। वहां पे भी a पुट करके आप टेंशन निकाल सकते हो, a की वैल्यू पुट करना है बेसिकली आपको, तो वहां पे भी आप पुट कर सकते हो। तो बेसिकली वही ज्यादा इजी रहेगा। टी इज इक्वल टू आई ए बाय आर स्क्वायर जहां पे निकाला था, वहां पे ए की वैल्यू को पुट कर दो, आपका टेंशन आ जाएगा। तो ए की वैल्यू पुट करके जो आपका फाइनल आ रहा है वो मेरे को बताइए क्या आ रहा है।
तो ए में क्या करा है कि ये इक्वेशन आपकी एक्सेलरेशन के लिए आई थी इस केस के लिए, ठीक है। तो इसमें जब आप ए को निकालोगे तो इसमें एम नीचे से कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 + y बाय एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल किया तो फाइनल इक्वेशन i + 1 + i बाय एम आर स्क्वायर बन सकती है। फिर मैंने बोला कि टेंशन निकालना है, जो थर्ड पॉइंट मैंने टेंशन निकालने के लिए बोला था, तो टेंशन इज इक्वल टू आपको मैंने क्या बोला, टेंशन इज इक्वल टू जो आपका आया है वो क्या है, आई ए बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका आया है, ठीक है। तो इसमें आप ए की वैल्यू पुट कर दो तो टी इज इक्वल टू आई बाय आर स्क्वायर इंटू में आप क्या रख सकते हो, जी अपॉन में 1 + आई बाय एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से पुट कर सकते हो। अब इसमें देखो क्या है कि कॉमन लेने वाली बात है, आप जिस तरीके से कॉमन लोगे उसी तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। आई बाय एम आर स्क्वायर को कॉमन ले लो या एम आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, जैसे इसको तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो वैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मेरे को दिख रहा है ये, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जी अपॉन में अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो आई जी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस आई बाय एम, एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो बनेगा एम आई जी अपॉन में एम आर स्क्वायर प्लस आई बाय एम, तो ये हो जाएगा एम जी आई बाय एम आर स्क्वायर प्लस आई, इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हो, उसमें कुछ अलग है नहीं, बस आई को कॉमन लेके कैंसिल करना चाहो, जैसे आई यहाँ भी है नीचे भी है, तो इसको अगर कैंसिल करना चाहो तो कॉमन लोगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आपने कॉमन लिया तो एम जी आई तो ऊपर रहेगा, नीचे से आई कॉमन लिया तो आई अगर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय आई प्लस 1, तो आई से आई कैंसिल तो क्या बन गया, एम जी बाय एम आर स्क्वायर बाय आई प्लस 1, तो ये आपका टेंशन आ गया, समझ में आया, करुणा प्रकृति, यस सर। सुमन, यस सर। तो ये इस तरीके से आप मतलब वही है, सिंपलीफाई इक्वेशन करनी है मैथमेटिकली, आपने समझा, फिजिक्स सिर्फ यहाँ तक लगी, इसके बाद आपका पूरा मैथ्स है, आप उसको जिस तरीके से सिंपलीफाई करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे भी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्ट फॉर्मूला ये है। तो ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि आपको कॉन्सेप्चुअली कैसे सॉल्व करने होंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो हिज चैप्टर इज फिनिश, आप एक बार चैप्टर के नोट्स के थ्रू जाइए जो मैंने लिखवाए हैं, और जो पीडीएफ मैंने भेजी है उसको क्रॉस चेक करिए, उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको नोट कर लेंगे और कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो।